बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान। मेरे साथ हैं फ़खर रहमान, मरीम नवाज़ और जनाब ज़ुल्करनैन इकबाल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम एक मुकदमा था जिसमें जो नैब तरामीम को कलअदम जो करार दिया गया था उसके ख़िलाफ़ अपील थी। 5 मेंबर बेंच ने फ़ैसला सुना और उन्होंने एहतसाब अदालतों को इस बात पर पाबंद किया कि आप हतमी फ़ैसला नहीं सुनाएंगे क्योंकि वो इस बेंच के फ़ैसले से मशरूत होगा, लेकिन ट्रायल जो है वो जारी रहेगा। इसका क्या मकसद है, रिलीफ़ किसको मिला, इस पर हम बात करेंगे। और कल फैज़ाबाद धरना केस जो है उस पर अमल दरामद के लिए जो अपील है उसकी समाअत है। तो आज मौजू यही हैं दो। सबसे पहले मरीम नवाज़, आप मौजूद थी आज लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का। क्या वहाँ पर ये जो फ़ैसला आया है आप क्या समझती हैं? सर एक्सपेक्टेड था कि कल जो आया था जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट, जो कि इख्तिलाफी नोट था असल फैसले के अंदर, कि वही बेसिकली इस बेंच का फ़ैसला भी होगा। लेकिन आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो उससे पहले ही इल्तवा की दरख्वास्त आ गई थी, क्योंकि मखदूम अली ख़ान साहब जो कि वफाकी हुकूमत के वकील हैं, वो बैरून मुल्क है और उन्होंने फिर इल्तवा की दरख्वास्त की। लेकिन उनके जो मुआविन वकील हैं साद हाशमी, उन्होंने अदालत को बताया कि जब नैब तरमीम केस की समाअत चल रही थी और मई में जब ये कानून अमल में आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, तो तब अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वजह से जो नैब तरमीम केस की समाअत करने वाला बेंच है, उस बेंच को जो है वो ये वाला बेंच अब उसमें समाअत नहीं कर सकता, क्योंकि आइनी तशरीह के जो मामलात हैं या आइनी शिकों की जो इंटरप्रिटेशन के जो मामलात हैं उनके ऊपर लार्जर बेंच होना चाहिए। लेकिन फिर तब जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये नोट में लिखा था कि अगर अदालत समझती है तो इस केस को लार्जर बेंच या फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने तब इस केस की समाअत में ही ये कहा था कि उनके सामने ये मामला उठाया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी उठाया गया। उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया था केस सुनने से, लेकिन उन्होंने अपना जो ग्रीवेंस था वो फैसले में लिख दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस वक़्त ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो ज़ेर इल्तवा है, फिर वो मुअत्तल है और उस पर जो अमल दरामद है वो भी रोक रखा है। तो उसकी रोशनी में, और उस वक़्त क्योंकि अदालती छुट्टियाँ चल रही थी और उन्होंने कहा कि केस की तकरीबन 50 समातें तब हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह ही केस को जो है वो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि पहले ही 1 डेढ़ साल इस केस की समाअत करते हुए हो गया था। तो उसके बाद फिर आज जब ये केस की समाअत शुरू हुई तो साद हाशमी ने दोबारा अदालत की तवज्जो इस बात पे दिलाई कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्योंकि अब कानून बन गया है, तो फिर अदालत को ये भी देखना होगा कि जो मौजूदा 3 रुकनी बेंच है जिसके फैसले के खिलाफ अपील आई है, तो वो फैसला जो है वो कितना मौसर जो है वो समझा जाएगा। क्योंकि अगर कानून का निफाज उस दिन से होता है जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लागू हुआ था, यानी 21 अप्रैल से, तो फिर उसके बाद भी इस केस की हियरिंग होती रही और फिर फैसला भी उसके बाद आया। तो उन्होंने इस पे जब सवाल उठाया तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह अगर हम इसकी ये तशरीह ले लेते हैं, स्ट्रेट तशरीह कि नहीं, जो तमाम पुराने फ़ैसले हैं उन पर भी इस एक्ट का इतलाक़ होगा, तो फिर तो हमें इस केस की री हियरिंग, यानी पहले दिन से, डे फर्स्ट से हम इसकी हियरिंग जो है वो करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस नुक्ते के ऊपर जो है वो हमारी मुआवनत करें, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपना एक माइंड भी डिस्क्लोज़ कर दिया। और वो ऐसे कि उन्होंने कहा कि जब फ़ारूक़ नाइक ने, जो कि एक एग्रीव्ड पर्सन के वकील है, उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि इस केस के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो मुतासरा फ़रीक थे, जो कि मेन केस का हिस्सा नहीं थे, और मेरे फ़रीक को जो है वो इसका हिस्सा बनाया जाए। तो उस पर उन्होंने बताया कि उस पर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने ये सवाल किया कि क्या आपके जो क्लाइंट हैं उनके अलावा कोई मुतासरा फ़रीक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इन नैब तरमीम से मुस्तफ़ीद हुए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि नैब तरमीम से कोई मुस्तफ़ीद हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर किसी का केस नैब तरमीम के दायरे से नैब तरमीम के बाद नैब के दायरे से ख़ारिज हो गया था, तो वो फिर किसी और जो है वो फ़ोरम पे चला गया था। और ये वो कंटेंशन थी जो कि वफाकी हुकूमत के वकील की थ्रू आउट द केस थी, जब ये ओरिजिनल केस की हियरिंग हो रही थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ नैब तरमीम के अंदर चेंज तो सिर्फ लॉ में इतना ही आया है कि जो आमदन से ज़ायद असासों वाला मामला है, उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, यानी केस साबित करने का जो सारा बोझ है वो इस्तिगासा पे आ गया। उसके अलावा तो कोई भी चेंज जो है वो एज़ सच नहीं हुआ। मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर केसेस ट्रांसफ़र हो गए। उनके इस केस बात के बाद फिर वो एक बहस निकल पड़ी कि ट्रायल कोर्ट में अगर केसेस जाएंगे तो फिर उन केसेस का क्या होगा, जो कि आई थिंक टोटली अननेसेसरी डिबेट थी कि जब आपने इस मामले के ऊपर अभी फैसला करना ही नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तफसीली वजूहात आ जाए, एक बार हमें पता चल जाए कि जो सारे पेंडिंग केसेस थे एक्ट आने के बाद उनके साथ क्या करना है, और जो बाकी
आने वाले केसेस हैं आप उन पर उसका किस तरह से इतलाक होगा, तो तब तक हम इस केस की समाअत नहीं कर सकते। लेकिन फिर आपने थ्रू आउट द हियरिंग अपना माइंड डिस्क्लोज किया, बीच में एक दफ़ा थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे ये भी कह दिया कि नहीं ये तो मेरी सिर्फ इनिशियल ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मैं कुछ फाइंडिंग्स के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। तो फिर खैर इसके अंदर नोटिस हुए, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में सारी चीज़ें जो है वो इस केस की डिटेल्स फराहम करने का भी हुक्म दिया, और फिर मुआवनत के लिए सबको तलब भी किया। अब इस और ये भी ऑर्डर में लिखवा दिया कि अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो तफसीली फ़ैसला है वो लिखा ही नहीं गया, यानी या तो वो लिखा जा चुका होता, तफसीली वजूहात लिखने में वक्त भी लगता है, फिर वो आते हैं। फिर उन्होंने थ्रू आउट द केस बार बार ड्रैग करके जो जजमेंट थी जो कि 15 सितंबर को आई थी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का गालिबन वर्किंग डे वो लास्ट था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि उस दिन जो जजमेंट आई थी उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, उसमें एक पार्ट तो टोटली मिसिंग है कि केसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और अगर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो फिर जो ऑलरेडी उसके अंदर रिकॉर्डेड एविडेंसेस हैं या टेस्टिमनीज हैं उनका क्या होगा। तो ये वो सारी टेक्निकलिटीज़ थी। ठीक है, तफसीली फैसले के अंदर उनको टैकल होना चाहिए था, जब एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक शिक को अलग अलग उड़ाया गया था, कलअदम करार दिया गया था, तो उन एक्ट्स के उन शिकों के ऊपर रीजंस भी जो है वो प्रॉपर्ली होने चाहिए थे। फिर जजमेंट के अंदर वाकई एक फ्लॉ तो पढ़ते ही हमें भी पता चल ही गया था कि जब आप थर्ड अमेंडमेंट को नहीं देख रहे थे तो उसको नलीफाई भी नहीं करना चाहिए था, उसको छेड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो आपके सामने थी ही नहीं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते। तो वो जो एक पैरा है उस पैरा ने काफ़ी सारा केस कमज़ोर कर दिया। फिर मैं ये समझती हूँ कि जो ये केस है नैब तरमीम वाला, इसके अंदर ख्वाजा हारिस साहब के पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे। ऑल्दो ये बहुत अच्छा केस था, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ वकला की जो होती है ना लिमिट या उनके जो तरीक़ेकार है उससे बाहर की, उनकी एक्सपर्टीज से बाहर के होते हैं। और अदर साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वो अब भी बहुत होंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के एक बेहतरीन वकील समझे जाते हैं, और आज भी उनके जो मुआविन हैं उन्होंने बहुत अच्छे से केस को प्लीड किया। तो मुझे लगता है जाहिर है वो अदालत की भी मर्जी उसी तरफ को है, तो ये जो कल अक़लियती फ़ैसला आया था वो बहुत जल्द एक अक्सरियती फ़ैसले में तब्दील हो जाएगा। अच्छा ज़ुल्करनैन, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि आज जो फ़ारूक एच नाइक की इस्तदा थी कि रिलीफ़ फ़ौरी तौर पे मिल जाए, वो तो रिलीफ़ उन्होंने नहीं दिया, इसको कलअदम नहीं करार दिया या सस्पेंड नहीं किया फ़ैसले को, और कहा कि जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता अदालतें कोई इसका फ़ैसला ना करें। कुछ वकला का ये कहना था कि एहतसाब अदालतों को तो रोक दिया गया कि वो नवाज़, शहबाज, जरदारी और किसी के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला ना करें। हाउ डू यू सी दैट? समीर साहब, आज कमरा अदालत के अंदर इस केस से रिलेटेड 8 वकला थे, जिनमें से 7 ने दलाइल दिए, 1 खामोश रहे, 3 नीचे खड़े थे और बाकी ऊपर थे। अच्छा चलें, एक जस्टिस हसन अज़हर रिजवी खामोश रहे हैं, बाकी तकरीबन सब ने ही अपने अपने दलाइल भरपूर तरीके से दिए इन अपीलों के हक़ में। और जो थोड़ी सी करेक्शन में मरियम की एक पॉइंट के ऊपर करूँगा, वो जो उन्होंने कहा कि साद हाशमी ने निशानदेही की थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, वो बेसिकली साद हाशमी तो पीछे सीट पे बैठे हुए थे, काजी साहब ने कहा कि उनके ऑफिस से कोई है मखदूम साहब के, साद हाशमी फिर सामने और इन्होंने उनको बताया कि जी वो पैरा 9 का सेक्शन ये देखें, और फिर उसको अब पेज नंबर फलां खोलें और अब आप बताएंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे आप इसको प्रेस करेंगे। उन्होंने कहा जी मैं करूँगा। तो फिर ये मामला इस तरफ आया और वो पूरी गेम उस तरफ ले गए कि सारी की सारी जो इनिशियल डिस्कशन हुई, जो फैसला आया, उसको रिवर्स करके उसकी री हियरिंग की तरफ जाया जाए। वो उसी तरह मामला लेके जा रहे हैं। और टोटली ये चीज़ ये थी, अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये बड़ा रिलीफ है, जैसे मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा था, तो इससे कम नहीं होगा, क्योंकि जब अदालतों को ये पता चल जाए कि आपको हतमी फैसला करने से, सुनाने से रोक दिया गया है, तो उसके बाद केस नहीं चलता ही नहीं केस। वो ट्रायल प्रैक्टिकली फिर अनलेस एंड अनटिल वो आगे जज जो है ना मायूं दिला, बेसिकली तो आज अमली तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रायल डेड कर दी है, वो डेड कर दी है ट्रायल। और वो फैसला जिसके ऊपर वो कह रहे थे काजी साहब के, जी मुझे समझ नहीं आ रही कि केस जाएंगे कहाँ पे, तो केस वहीं जाएंगे नैब कोर्ट्स में जहाँ से पहले ट्रांसफ़र हुए थे, फाइलें सारी जहाँ से वापस हुई थी वापस उधर जाएंगी। ये तो अंडरस्टूड सी बात थी। अब वो कह रहे हैं जी मुझे समझ नहीं आ रही। अब वो उनकी समझ में अगर कोई थोड़ा सा इशू है, या हमें तो फैसला पढ़ के यही क्लियर हुआ था कि केस वहीं पे उधर ही जानी है। जो इंक्वायरीज हैं, इन्वेस्टिगेशन हैं, जो नैब से निकली थी या बंद हुई थी, वो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। जो केसेस बैंकिंग कोर्ट्स में आगे पीछे गए थे वहीं से वापस आ जाएंगे। चार्जेस जो फ्रेम ओवर तो किसी पे हुआ ही नहीं था, वहाँ से केस सारे फारिग हो रहे थे, वो वापस यहाँ आ जाएंगे। तो फिर चार्ज अगर फ्रेम हुआ था नैब में, जो प्रोसीडिंग थी वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, पहले वाली अगर ख़त्म भी हो जाए तो। ये तो प्रोसीजरल सी चीज़ें हैं जिसको इतनी ज़्यादा हाइप बना के उन्होंने वो करने की कोशिश की है। दर हकीकत तो रिलीफ दे दिया आज उन्होंने, ट्रायल डेड कर दिया। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि जो दूल्हा आया उसको सलामी दी है।
ठीक हो गया। फ़खर रहमान साहब, आप समझते हैं ऐसा? जी बिल्कुल। देखें, सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जब भी कोई फ़ैसला आता है, उसका तफसीली फ़ैसला आने के बाद आप कोई लीगल पॉइंट अपना बनाते हैं जिसके ऊपर जाकर आप उसको चैलेंज करते हैं। आज जो फ़ारूक एच नाइक साहब की तरफ से जो दरख्वास्तें आई थी वो अपील में हो गई कन्वर्ट, ठीक है जी। फिर हिफ्ज़ मातकद्दम उन्होंने कहा कि जी मैंने 2 और दरख्वास्तें वो की थी, मैं उनको भी वापस ले लेता हूँ एट द इंस्टेंस ऑफ द कोर्ट। अब जिस तरह जुल्करनैन पॉइंट आउट कर रहे थे, बिल्कुल कई जगह पे तो इस तरह लग रहा था कि जजेस साहिबान जो थे वो उनको गाइड कर रहे थे। अब जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता कोई भी प्रपोजिशन, तो वो भी तो यही है जो लिखने वाले, तफसीली फ़ैसला किसने लिखना है? नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि जो चीफ जस्टिस साबिक जो थे उनकी सरबराही में जो बेंच था तीन मेंबर का 2-1 से फ़ैसला आया था। आप ये कह रहे हैं कि जी पता नहीं किस फोरम पे जाएगा। भाई उसमें लिखा हुआ था कि जिस जगह पे ये केसेस थे उसी जगह पे एज इट इज़ रेस्टोर्ड हो गए और उसको नन एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि एज इट इज़ ही गया था। पहले भी जब NRO 2007 का हुआ था उसमें भी इसी तरह का फ़ैसला आया था। लेकिन यहाँ पर निचली अदालतों को जब ये चला गया है ऑर्डर कि जी आप बेशक मुकदमे की समाअत तो जारी रखें लेकिन हतमी फ़ैसला आपने नहीं देना, तो अब ये तो निचली अदालतों के ऊपर जो है ना एक इन्फ्लुएंस, एक दबाव डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो है ना फ्री ऑफ माइंड जो हैं वो केस की समाअत कैसे कर सकते हैं जब आपके ऊपर ये दबाव है। अब नीचे सारे दलाइल आ जाएं और उसको क्लाइंट जिसने अगर कुछ किया है उसको ये पता हो हाँ मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके जो फाइनल अपेलेट कोर्ट है वहाँ पे डिसाइड होगा और वहीं से स्टे जो है ना एक किस्म का दे दिया गया है। आई थिंक ये आज की जो प्रोसीडिंग जिस तरह से कंडक्ट की गई हैं ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट पे नहीं हुई हैं। आप तफसीली जो फ़ैसला आ जाता उसके बाद आप कोई कानूनी मामला होता उसको देखते तब पता भी चलता। अभी जिस चीज़ को अदालत क्वेश्चन मार्क उठा रही है कि जी ये चीज़ नहीं आई, ये चीज़ नहीं आई, हो सकता है वो तफसीली फैसले में आ जाए तो इसका जवाब ही ना बनता। बिल्कुल से। अच्छा, इसका मतलब एक तो ये हुआ चले भले रिलीफ उनको मिल गया, मुकदमे डेड हो गए, लेकिन अगर मुकदमे खुल गए हैं तो फिर ये आसफ अली जरदारी और ये सारे लोग इंतखाबी अमल जो है अगर वो उसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फ़ैसला डिले और होता है तो इंतखाबी अमल में ये हिस्सा ले सकेंगे। देखिए इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पे तो कोई पाबंदी नहीं है जब तक अगर एक कन्विक्शन भी तो कुछ की तो बहाल हो गई होगी ना जो निचली कोर्ट से हुई है जिसमें उनकी अपीलें चल रही हैं। नहीं, कन्विक्शंस ऐसी नहीं थी जो नैब तरमीम के ज़रिए ख़त्म हुई हो। इसके ज़रिए सारे केसेस से जो अभी डिसाइड नहीं हुए थे तो इसलिए कोई ऐसी पाबंदी उनके ऊपर नहीं है। नवाज शरीफ पे सिर्फ अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड की पाबंदी है कि वो उसमें उनको 10 साल की नाअहली है सज़ा में जो कैद की, बाकी जो है वो इसके बाकी नहीं, बाकी वो मुल्जिम के ऊपर वो तो मासूम होता है जब तक उस पर साबित अभी मासूम ही है सारे, बिल्कुल हमें पता है सब मासूम है। अच्छा, इम्पोर्टेंट केस है कल एक वो जो फैज़ाबाद धरना का जो फैसला आया था उस पर अमल दरामद का केस है। वफाकी हुकूमत भी अपना जवाब जमा करा चुकी है। मरियम, व्हाट डू यू थिंक कल क्या होगा? सर वफाकी हुकूमत का जवाब तो नहीं है, एक डिले टैक्टिक है, सीधी बात है। और उसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी, फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो 1 दिसंबर तक अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी और अगर उसकी रिपोर्ट 1 दिसंबर तक मुकम्मल नहीं होगी तो वो फिर वज़ारत दिफा से जो है वो वक्त लेगी और फिर आके अदालत को बताया जाएगा कि नहीं ये जो है वो हो नहीं सका। तो मुझे ये लगता है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ बनाने वाला रिवाज है और वो उनकी जैसे इससे पहले अरशद शरीफ केस के अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, फिर अब बन गई। इन फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ की कोई फेट जो है ना वो अभी तक डिसाइड नहीं हो सकी, कोई फाइनैलिटी उनकी रिपोर्ट्स अटेन नहीं कर पाती। पहले भी वो बिल्कुल नलीफाई हो गई जो रिपोर्ट आई थी और अब भी जो है वो एज सच कोई इससे कोई अच्छी जो है ना वो एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। उसके अलावा बाकी जो इलेक्शन कमीशन और उसके साथ जो पेमरा का जवाब है उनके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की हद तक बहुत हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अब रिव्यू केस के अंदर अदालत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है सिवाय इसके कि वफाकी हुकूमत कोई जवाब जो है वो या कोई उनको करके ना दिखाए कोई एक्शन। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि इस केस का आउटकम क्या हो सकता है सिवाय इसके कि आप बैठ के सिर्फ सबसे सवाल पूछें
वो जो तमाम वाक़यात हुए उनके ऊपर बार बार जो है वो रीएश्योरेंस मांगे कि कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। ऑर्डर तो आपने पहले भी किया था कार्रवाई करने का और ऑर्डर तो आपने अब भी कर दिया। अगर अदालत कल वफाकी हुकूमत की ये रिपोर्ट जो उन्होंने जो अपनी अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाई है इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो आई थिंक फिर वही मल्टीप्लाई बाय 0 ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। 0 = 0 = 0। एग्जैक्टली। फ़खर अपना जुल्करनैन क्या लगता है? सर वफाकी हुकूमत ने तो कह दिया है कि साड़ी तरफों जवाब है। हाँ जी फ़खर रहमान साहब, आप भी जवाब ही समझिए फिर। जब ये या कहीं कोई तप्पड़ है काजी साहब के बारे में जो उनको हीरो बनाते थे लोग कि जी काजी साहब पता नहीं क्या कर देंगे। वो भी करेंगे ना सर, वो क्या अपना ग्राफ तो नीचे नहीं करना इतना, तो वो तो ग्राफ तो अच्छा अभी ग्राफ ज़बानी जमा खर्च तो करेंगे ना, प्रैक्टिकली कुछ करेंगे। अच्छा भाई अभी पिछले सॉरी आपको इंटरप्ट करी हूँ, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए उनसे एक उनका ग्राफ थोड़ा ऊंचा ही हुआ। कौन सा ऑर्डर दिया? उन्होंने अस्करी हाउसिंग वाले में उनकी प्ली वापस कर दी, फिर उससे पहले उन्होंने वो कंटोनमेंट बोर्ड्स के टैक्सेस वाले मामले को खत्म कर दिया। ये तो पहले भी अदालतें कर चुकी है कंटोनमेंट बोर्ड के बारे में। देखिए ये भाई फैसला किए वो फैसले, वो तो पहले फैसले आ चुके हैं, वहां पर गिराई गई। जस्टिस गुलजार साहब ने वो जो बड़े बड़े इश्तिहारी बैनर्स थे वो गिराए, मार्कियां गिराई हैं। इनसे ज्यादा बड़े ये तो जो बात करते थे जैसे वो कह रहा है, लगता था कि ये तलवारें सौंत के आए हैं और जो आइन और कानून के खिलाफ काम है उसको वो रोक देंगे। ये तो अब ताखीर पे ताखीर, तारीख पे तारीख, तो ये मामला शुरू हो गया। देखें इसमें ये एक अजीब सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फैक्ट फाइंडिंग जो है ना कोई कमेटी बनती है। अब मुझे समझ में नहीं आती कि वो और अगर कल उसको काजी साहब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये अपनी नौयत की एक अलग ही चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट से कोई फैसला आ जाए फिर उसके ऊपर कोई फैक्ट फाइंडिंग बैठ जाए, यानी फिर यहाँ पे अदालत की वो कंटेम्प्ट का मामला कहाँ गया, इंडिपेंडेंस का मामला कहाँ गया, उसकी ओबीडियंस का मामला कहाँ गया, और हम अदलिया के और सबसे बड़ा टेस्ट देखे जी, सबसे बड़ा टेस्ट हमारा लंबा हो गया प्रोग्राम। सबसे बड़ा टेस्ट अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकते, आप अपनी प्रे चेंज कर लें, और जिन लोगों ने इलेक्शन को डिले करवाया उनके बारे में बात ना करें। यहाँ पर 2 सूबों में ऐसी निगरान हुकूमतें हैं जो अपनी मुद्दत पूरी करने से भी डबल हो गया उनको काम करते हुए, और बड़े मेजर डिसीजन ले रहे हैं, और चीफ जस्टिस की कमेटी और चीफ जस्टिस साहब उसकी तरफ देखना भी गवारा ना करें, तो मैं समझने से कासिर हूँ कि ग्राफ ऊपर कैसे जाएगा। जी सर, जो ये मामला आपने किया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पे, एक छोटा सा जुमला बोलूँगा। बोले प्लीज़। अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की उनका तयन करके कार्रवाई करें, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है किसी ने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बढ़ गया ना फैसला वो शेर अफजल मरवत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह आई होप कि हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की, सिर्फ अपने नज़रियात पेश किए जो आईने पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है टू लिव विद आवर थॉट्स। अल्लाह ने